देखिए, मौर्य साम्राज्य जो था अशोक के अधीन जो था वह अपने चरम उत्कर्ष पर था। और अशोक के अधीन इसका क्षेत्रफल जो था वह बहुत ही बड़ा था। मतलब एक अनुमान के अनुसार अगर आप देखिए तो कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक और सेंट्रल एशिया से लेकर के बांग्लादेश तक जो था वह मौर्य साम्राज्य जो था अशोक के अधीन जो था वह फैला हुआ था। तो इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करना आसान नहीं था। दूसरा, अशोक ने जो था अपने धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए, धम्म जो था वह धर्म नहीं था, धम्म जो था अशोक का वह वे ऑफ लाइफ था, उसका कोड ऑफ कंडक्ट था। तो उसके प्रचार और प्रसार के लिए जो था उसने जो था धम्म महामात्य जो थी उनकी नियुक्ति की थी। और आप यह कह सकते हैं कि धम्म महामात्य जो थी वह एक नई तरह की ब्यूरोक्रेसी थी और इनकी नियुक्ति की थी। इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था। इसके अलावा अशोक जो था वो बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स में इन्वॉल्व थे। अगर आप जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य जो थे अशोक के द्वारा जो थे वह करवाए गए थे। यानी इनकी नीति जो थी वह सभी को आप कह सकते हैं संतुष्ट रखने की थी, पैसिफाई करने की थी, लिबरल था, टॉलरेंट था अशोक। और आप यह कह सकते हैं कि इस जो उनकी लिबरल नीति थी, उनकी जो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, संभवतः इसका फायदा जो था वह उठाया गया। और अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा नहीं था कि अशोक जो था वह अहिंसा के संदर्भ में वह अहिंसा का अनुयायी था, लेकिन उसने कैपिटल पनिशमेंट नहीं बंद किया, उसने जो था आर्मी को डिसबैंड नहीं किया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध जो था वह नहीं लड़ा गया। और उसके बाद जब युद्ध लड़ा गया, जो भी युद्ध हुए, तो संभवतः सेना जो थी उसके लिए तैयार नहीं थी उनके उत्तराधिकारियों के अधीन। और एक है कि वीक सक्सेसर था। तो अशोक की भूमिका जो है अगर आप देखा जाए तो इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि जो आप यह कह सकते हैं कि जो टॉलरेंट स्टेट है, जो वेलफेयर स्टेट है, यानी टॉलरेंस को उसके वीकनेस के रूप में देखा गया और उसका फायदा उठाने की कोशिश जो थी